Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your English mentor Asmita Singh, and today we will be covering some fill in the blanks based on vocabulary. Alright, see, first of all, there are two ways examiners are asking fill in the blanks. One is grammar based and the other is vocab based. ये ज़्यादा trending है exams में. इसमें vocabulary की knowledge होना is of prime importance. All right. So the first question starts with the committee decided to dash the matter until the next meeting due to a lack of consensus. First of all, what is consensus? It's a general agreement. All right. यहाँ पे इन questions को solve करने से पहले you need to understand the essence of the given words. यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है कि मीटिंग को ड्यू टू लैक ऑफ जनरल कंसेंसस पोस्टपोन किया, राइट? तो अब आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि पोस्टपोन का सिनोनिम है. अगर मैं बात करूं डिफर की, डिफर इज रूट वर्ड ऑफ डिफरेंट. डिफर इज जब हर किसी का मत अलग है, ठीक है. डेटर करना, किसी चीज को डिस्करेज करना. आपने एक टर्म सुनी होगी, न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी, ठीक है. तो डेटरेंस का मतलब होता है टू डिस्करेज समथिंग. डिफाई का मतलब होता है किसी चीज को वॉयलेट करना, ठीक है. दैट इज पब्लिकली या किसी फॉर्मल चीज को जब आप कॉश कर देते हैं, उसे मानने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं. बट द राइट आंसर इज डेफर. नाउ व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ डेफर? इट्स डेफरमेंट. All right. And defer का मतलब as I told you is postpone. ठीक है. तो मीटिंग को क्या किया गया? Postpone किया गया. That's why the right answer is defer. Now, if you can see the options, they are pretty similar to one another because they are homonyms. And homonyms generally confusing words होते हैं. इनका pronunciation काफी similar होता है, बट इनके मीनिंग्स काफी डिफरेंट होते हैं. ऑल राइट. इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है. जिस भी कैंडिडेट को वो थिन लाइन पता है, वो डिफरेंस पता है दिए हुए वर्ड्स में, वो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल करेगा. नहीं तो आपको इनमें दिक्कत होगी. चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Had the authorities been more dash, the tragedy could have been averted. Avert करने का मतलब है किसी चीज को टालना, ठीक है, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना. जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही केयरफुल होते हैं, कॉशियस होते हैं. वो इतने कॉशियस होते हैं व्हाइल दे आर ड्राइविंग कि अगर कोई मिसहैप होने वाला भी होता है तो वो उसको बेसिकली टाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं. दे गेट रिड ऑफ इट, राइट. अब यहाँ पे सेंस क्या है कि अगर अथॉरिटी थोड़ा और केयरफुल हुई होती तो वो जो ट्रेजेडी है उसको टाला जा सकता था. हालांकि टाला नहीं गया. वो जो मिसहैप थी, जो ट्रेजेडी थी, वो हो गई है अब वो नहीं. तो यहाँ पे अथॉरिटीज क्या विजिलेंट होंगे? विजिलेंट का पहले मतलब क्या होता है? समवन हु इज वेरी केयरफुल. क्या अथॉरिटीज बहुत ही लाइवली होंगे? लाइवलीनेस, या फिर जब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं, उसको बोलते हैं बीइंग एक्सुबरेंट. ठीक है. इफ अ चाइल्ड इज एन एक्सुबरेंट चाइल्ड, इट मींस वेरी लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी. ये भी सेंस नहीं है. रिलक्टेंट हो सकता है और नेग्लिजेंट हो सकता है. सी, दोनों का मतलब होता है केयरलेस होना. मैं रिपीट करती हूँ, रिलक्टेंट का भी मीनिंग होता है केयरलेस होना, नेग्लिजेंट का भी मीनिंग होता है केयरलेस होना. तो ऐसे में मैम कौन सा वर्ड पिक करना चाहिए? सी, ज्यादा फॉर्मल वर्ड है नेग्लिजेंट. अगर आप अपनी ड्यूटी में नाकाम रहते हैं ना, अगर आप अपनी ड्यूटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं निभाते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है? नेग्लिजेंट. ठीक है. सो द राइट आंसर इज नेग्लिजेंट. अ रिलक्टेंट पर्सन मे बी अ पर्सन हु इज अ बिट केयरफ्री, या फिर अ पर्सन हु इज अ बिट केयरलेस. बट अगर आपने इतनी केयरलेसनेस कर दी है कि आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी जो ड्यूटी थी, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो द राइट वर्ड इज being negligent, and that's why it's the right answer. The next question is, the witness was so dash that the jury had a hard time believing his testimony. First of all, testimony होती है एक्सियम या फिर गवाही, ठीक है. जूरी होती है ग्रुप ऑफ जज, ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस जो डिसीजन लेती है, ठीक है. चलिए,
अब कहते हैं कि विटनेस इतना ज्यादा, अभी सिंपल सी बात है, अगर जो जूरी है या जो ग्रुप ऑफ जजेस हैं वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो उसकी गवाही को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी टेस्टिमनी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल भी क्लियर तो है ही नहीं, उसकी जो टेस्टिमनी है वो बहुत ही क्या है, अनक्लियर है, ठीक है, डूबियस है। देखिए इवेसिव का क्या मतलब होता है, विच इज द राइट आंसर, dubious or doubtful, doubtful. An easy word would be unclear. मैं आपको हर वर्ड के लिए कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स बताऊंगी जो एग्जाम में आते हैं। वेग, ठीक है, वेग, वेग का क्या मीनिंग होता है, वेग का मीनिंग होता है अगेन अनक्लियर, ठीक है। इवेसिव मतलब जो क्या कर रही है, सच से दूर भाग रही है, ठीक है। चलिए, कंसिस्टेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता है। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल या रीजनेबल या रैशनल, ठीक है, रैशनल या लॉजिकल। अगर कोहेरेंट होती है उसकी टेस्टिमनी तो डिसीजन लेने में दिक्कत ही नहीं आती जूरी को, ठीक है, वो उस पर बिलीव कर लेते। आर्टिकुलेट का भी मतलब होता है, एक वर्ब है, आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर, टू मेक समथिंग वेरी क्लियर, क्लियर, ऑल राइट, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, चार्ली, ठीक है। ये तीन क्या है, रॉन्ग है, बट मैंने इनके मीनिंग लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू डैश ग्रोथ इन द रूरल सेक्टर। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, सिंपल सी बात है, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई इकोनॉमी या इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है तो एक ही पर्सपेक्टिव होता है कि जो भी स्टैंडर्ड हो वो क्या हो, बढ़ जाए, राइट। वहां पे ग्रोथ भी रूरल सेक्टर की बढ़ने की ही बेसिकली एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो क्या आएगा, स्टेगनेट होने का तो मतलब होता है एक जगह पे रुक जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल। जैसे आपने देखा होगा पानी हो जाता है एक जगह पे, स्टेगनेट, इकट्ठा हो जाता है, राइट। तो भाई क्यों ग्रोथ को एक ही जगह पे रोक देंगे, स्टेगनेट कर देंगे, तो सेंस ही नहीं है, ठीक है। स्टिम्युलेट, ये है सही आंसर। स्टिम्युलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को एनकरेज करना, किसी चीज को इनहैंस करना, इंक्रीज करना, ठीक है। या फिर एक बहुत अच्छा वर्ड है ऑगमेंट करना, ठीक है, गुड वर्ड, ऑगमेंट, ठीक है। आगे सिम्युलेट, सिमुलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, राइट। सिमुलेटर्स आपने सुने होंगे, टू इम्यूलेट, टू कॉपी, तो ये तो आंसर है ही नहीं। स्टाइफल, एक नया वर्ड मिला है, हालांकि आंसर नहीं है बट इसका मीनिंग समझते हैं। सी, आपने टर्म सुनी होगी स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल करना है गला घोट के या सांस को रोककर किसी की हत्या करना। स्टाइफल का भी मतलब है समवन हैज बीन स्टाइफल्ड, मतलब उसकी सांस क्या कर दी गई है, रोक दी गई है, ठीक है। दूसरे टर्म में स्टाइफल का मतलब समझते हैं, अगर मैं किसी ग्रोथ को स्टाइफल कर रही हूं मतलब उसको सप्रेस कर रही हूं ना, उसको रोक रही हूं, जबरदस्ती उस पर रिस्ट्रेन लगा रही हूं, तो ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी की ग्रोथ को स्टाइफल क्यों करा जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या एक्सपेक्ट करा जाएगा कि वो बढ़ेगी, इसीलिए द राइट आंसर इज स्टिम्युलेट। Despite the dash evidence against him, the suspect maintained his innocence. See, despite या in spite एक ऐसा वर्ड है जो कि बेसिकली कॉन्ट्रास्ट लाता है, ठीक है। तो भाई एविडेंस होने के बावजूद भी, अब सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रास्ट लेकर आइए, ठीक है। अच्छे खासे एविडेंस होने के बाद भी अभी तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, अभी तक भी वो इनोसेंट है, उसने क्राइम नहीं किया है। तो देखिए फ्लिम्जी सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट, अच्छा वर्ड है, मैं थोड़ा इसको क्लीन करती हूँ आप लोगों के लिए। फ्लिम्जी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज वेरी वीक, एनीथिंग विच इज वेरी फ्रेल, एनीथिंग विच इज वेरी फीबल। अब इन तीनों वर्ड्स का, ये तो मुझे श्योर है आपको पता होगा, इन दोनों वर्ड्स का मतलब है कमजोर। अगर एविडेंस वीक होते, जो अपने लिए एविडेंस इकट्ठा करके आया, अगर वो वीक होते या जो भी एविडेंस दिखाए गए हैं जज को, अगर वो वीक होते तो वो गिल्टी प्रूव हो जाता, ठीक है।
सर्कमस्टेंशियल का भी मतलब है, सर्कमस्टेंशियल का मतलब होता है इनडायरेक्ट। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा एक पूल ऑफ ब्लड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और साइड में एक व्यक्ति चाकू लेके खड़ा है, तो आपको सर्कमस्टेंशियल क्या लगेगा? आपको बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टेंसेस या आपको इनडायरेक्ट सेंस क्या आएगा कि इसी व्यक्ति ने, जिसके हाथ में चाकू है, उसने उसका खून करा है। बट क्या जुडिशरी ऐसे अपने डिसीजन लेती है? क्या जजेस अपने ऐसे डिसीजन लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या करा जाता है? शिनाख्त की जाती है। ठीक है, तो भाई ये भी आंसर नहीं है, इनडायरेक्ट भी आंसर नहीं है, ये है आंसर। सी ओवरवेलमिंग का मतलब होता है मतलब जो एविडेंस थे वो ओवरवेलमिंग थे, मतलब वो बहुत ही क्लियर थे, वो बहुत ही स्पष्ट थे। ठीक है, वो चीख चीख के कह रहे थे कि भाई जो क्राइम है वो किसने करा है? सस्पेक्ट ने। ठीक है, देखिए एक और बहुत प्यारा तरीका है स्टूडेंट ये देखने का कि कौन से 3 गलत जवाब है और कौन सा एक सही जवाब है। अगर आप ध्यान से देखें, ओवरवेलमिंग के अलावा बाकी 3 ऑप्शंस को, इनका मीनिंग होता है, इन तीनों का मतलब होता है वीक। इनएडिक्वेट का क्या मतलब है? समथिंग विच इज नॉट इनफ। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल का भी मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट डायरेक्ट। तो वो तीनों तो सिमिलर थे ना, और 3 सिमिलर तो आंसर हो नहीं सकते ब्लैंक के, आंसर तो एक ही होगा। तो एक ये तरीका भी है एलिमिनेट करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑफिसर वाज डैश फॉर हिज गैलेंट्री ड्यूरिंग द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। जो ऑफिसर था उसको क्या किया गया? अरे भाई अगर उसने गैलेंट का मतलब ही क्या होता है? गैलेंट्री मतलब होता है करेजियस। ठीक है, फुल ऑफ करेज। तो भाई उन्होंने, जो ऑफिसर थे, उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान कुछ बहुत ही उम्दा करा। देखिए जब आपको पब्लिक प्रेज मिलती है ना, पब्लिकली आपकी तारीफ होती है, उसको बोलते हैं कमेंडेड। ठीक है, तारीफ ही तो होगी भाई, गैलेंट की बात हो रही है ना, करेज की बात हो रही है। रेप्रिमांडेड, कंडेम। सी कंडेम का मतलब होता है टू सिवियरली क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को ब्लेम करना। बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है ये तो। सस्पेंड का मतलब तो आप जानते ही है, रेप्रिमांडेड। वेरी गुड वर्ड। रेप्रिमांड का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी को वार्निंग देना। ठीक है, किसी को स्कोल्ड करना। तो भाई आप समझ गए, द राइट आंसर इज कमेंडेड। ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, देयर इज नो डैश टू द रूल दैट ऑल कैडेट्स मस्ट रिपोर्ट टू द मेस बाय 1900 आवर्स। मतलब 7 बजे तक क्या करना है? कैडेट्स को वापस आ जाना है। ठीक है, और इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन मतलब होता है छूट, किसी को भी कोई छूट नहीं है, कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, हर किसी को वापस आ जाना है। ठीक है, बाय 1900 आवर्स। ठीक है, 1900 आवर्स। चलिए, सो एक्सेप्शन नहीं होगा, एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा। बहुत इजी वर्ड है, हालांकि होमोनिम्स है, मैंने क्लास में कराई भी है। ठीक है, किसी को नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन, किसी को नहीं मिलेगी फ्रीडम या वेवर। ठीक है, वेवर। चलिए अगला वर्ड है, द डिप्लोमैट्स डैश रिमार्क्स नियरली कॉज्ड एन इंटरनेशनल इंसिडेंट। सी इंटरनेशनल इंसिडेंट हुआ है तो रिमार्क्स पूरे ही बेवकूफी भरे होंगे। अगर कुछ वाइज होता, कुछ स्ट्रेटेजिक होता, कुछ टैक्टफुल होता, तो इस तरीके का इंटरनेशनल इंसिडेंट होता ही नहीं। ठीक है, कैसे रिमार्क्स? इम्पॉलिटिक। सबसे पहले इम्पॉलिटिक का मतलब समझते हैं, अनवाइज, समथिंग विच इज नॉट जुडिशियस। जुडिशियस और वाइज का मतलब होता है बहुत सोचा समझा। देखिए ये है इम्पॉलिटिक का एंटोनिम। प्रूडेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वाइज। देयर इज वन मोर वर्ड, erudite. The other word is judicious. Tactful again, something which is well planned, something which is strategic. ठीक है, और discreet का भी मतलब होता है someone who is very careful, someone who is very meticulous. ठीक है, तो 3 तो सिनोनिम में, एक ही है भाई इसमें आंसर। ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड आपको चाहिए था। अगला है, बिकॉज ऑफ द डैश रेन द मैच हैड टू बी कॉल्ड ऑफ। कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब है, मैंने क्लास में कई बार कराया है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट कैंसिल, कैंसिल। एक और बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब आता है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन, पोस्टपोन। अरे भाई पहले तो सोचा था कि बारिश है, हल्की बूंदाबांदी है, मैच को पुट ऑफ करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, लेकिन फिर बारिश लगातार बिना रुके होने लगी, एंड दैट लगातार इज नोन एज इंसेसेंट।
incessant is more than desire or something which is frequent, right? What is intermittent, what is sporadic or what is occasional, इन तीनों words का similar meaning है, that is not frequent, or the word is irregular. Irregular, ठीक है. चलिए अगला देखते हैं. द टीचर वॉज डैश विद द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस नोटिंग अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. अब टीचर ने इंप्रूवमेंट देखी है और जो कैंडिडेट है या जो स्टूडेंट है उसकी प्रोग्रेस से वो क्या होगी भाई, अनॉयड होगी, डिस्ग्रंटल्ड होगी. डिस्ग्रंटल्ड का मतलब है फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा होना, वेक्स्ड होना, ठीक है, डिसअपॉइंटेड होना, ठीक है. इंडिफरेंट होगी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं. ग्रेटिफाइड फील करेगी, डिलाइटेड फील करेगी, थैंकफुल फील करेगी, अपने काम से खुश है टीचर, ठीक है. सो द राइट आंसर इज ग्रेटिफाइड. चलिए 11th को करते हैं. शी हैज एन डैश एबिलिटी टू सेंस डेंजर बिफोर इट एक्चुअली स्ट्राइक्स. कुछ लोगों का ना इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. अक्सर कहा जाता है कि विमेन के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोर बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है. तो ये आपकी ना इनेट क्वालिटी है. अगर आपके अंदर भी एक इंस्टिंक्ट है या आपको भी कुछ होने से पहले ही टेलीपैथी के थ्रू कुछ ना कुछ फील हो जाता है, कोई ऐसी वाइब आ जाती है कि हाँ भाई ये बुरा होने वाला है, आई शुड स्टे अवे, दैट इज योर इनेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेट? इनबॉर्न, जो आपके अंदर बचपन से है. मैंने बोला ना कोर, आपने बाहर जब आपने जन्म लिया उसके बाद उस क्वालिटी को नहीं डेवलप किया है, वो आपके अंदर पहले से कहीं ना कहीं थी. इनबॉर्न, ठीक है. इनर्ट का क्या मतलब होता है? इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है. या फिर एक और वर्ड है पैसिव. आपने पढ़ा है ना ग्रुप 18 के बारे में, जिसमें इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राइट. इनसेन इज व्हाट? इनसेन का मतलब होता है मैड, इनसेन का मतलब होता है सिली, ठीक है. और ये भी वही वर्ड है. इफ यू डूइंग समथिंग फुलिशली, इफ यू डूइंग समथिंग फुल ऑफ फुलिशनेस, दैट इज इनेनली. इनेनली का मतलब भी क्या है? समथिंग फुल ऑफ स्टुपिडिटी, ठीक है. चलिए तो भाई द राइट आंसर इज इनेट. द स्पीकर्स डैश style of delivery kept the audience engaged, that too for hours. देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी का बोलने का तरीका इतना ज्यादा कमाल का है, इतना ज्यादा अमेजिंग है, तभी तो सामने बैठी ऑडियंस या सामने बैठी स्पेक्टेटर इंजॉय करेगी ओरेटर की स्पीच को. तो कैसा था भाई तरीका स्पीकर का? देखते हैं, लेट्स फिगर इट आउट. अगर डल होता, बोरिंग होता, हमड्रम होता, प्रोजेक होता, प्रोजेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये दोनों, ठीक है. तो कोई घंटों घंटों क्यों बैठता? अगर टेडियस होता, अगेन डल, बोरिंग, जेडेड, नहीं, लैक लस्टर. व्हाट इज लैक लस्टर? समथिंग विच लैक्स एनर्जी, something which lacks energy, something which lacks motivation. The right answer is flamboyant, full of energy, something which is very interesting, something which is very amazing. All right, so the right answer is flamboyant. 13th karte. Many people believe that dash punishment is not an effective deterrent to crime. मैंने आपको, अगर आपको याद हो, एक वर्ड भी बताया था, deterrent, ठीक है. और deterrent का मतलब क्या होता है? डिस्करेज करना, ठीक है, किसी चीज को सप्रेस करना. Many people believe that dash punishment is not an effective. See, अब बहुत अच्छा टर्म है स्टूडेंट्स ये. कैसी पनिशमेंट? See, anything which is related to your physical body, फिजिकल बॉडी इज नोन एज कॉर्पोरल, ठीक है. कॉर्पोरल उसी को बोलते हैं दैट आर आउटर द बॉडी पार्ट्स. और कहते हैं कि भाई ये जो बच्चों को मारने का तरीका है, पीट पीट के कोई चीज अगर सिखाई जाए उनको दर्द पहुंचाकर फिजिकली, ये तरीका बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा. या तो बच्चा बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगा, आपसे डर जाएगा, या बच्चा उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा रिपेलियस हो जाएगा, नहीं, बहुत ही ज्यादा आपके अगेंस्ट हो सकता है. तो भाई आंसर क्या है कि जो ये कॉर्पोरियल पनिशमेंट है ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी काम की नहीं है,
कैपिटल होगा नहीं, कॉर्पोरेट, यू वेरी वेल नो द कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, ऑफिस रिलेटेड वर्ड है, कॉलोनियल भी नहीं आएगा, इट इज रिलेटेड टू कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनी से क्रिएटेड वर्ड है, तो द राइट आंसर इज कॉर्पोरेट। 14th करते हैं, द ट्रीटी वाज साइंड टू डैश द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू नेशंस। ये तो आम सी बात है, आप आज कल के सिनेरियो में भी देख रहे हैं कि बहुत ही वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, राइट? और ऐसे में मेन मुद्दा क्या होता है स्टूडेंट्स? मेन रीजन होता है बॉर्डर। भाई बॉर्डर की वजह से, रिलीजन की वजह से, एथनिसिटी की वजह से ही तो वॉर लाइक सिचुएशन होती है, राइट? अभी एग्जांपल ले लेते हैं बॉर्डर का। अब भाई दो नेशंस हैं और उनके बीच काफी लंबे समय से चला आ रहा है एक ऐसा विवाद जो कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो एक पीस ट्रीटी लाई गई और उस पीस ट्रीटी का पर्पस क्या था, वो क्यों साइन की गई? ताकि उस मुद्दे को, उस डिस्प्यूट को क्या करा जा सके, उसको सॉल्व करा जा सके, रिजॉल्व करा जा सके उसको, राइट? उसको बेसिकली पीस की तरफ लेकर जाया जा सके। एग्रीवेट करना होता है किसी भड़की हुई चीज को और भड़का देना, ठीक है? तो किसी मतलब चीज को और ज्यादा केओटिक कर देना इज एग्रीवेट कर देना। इग्नाइट भी वही है, एक वर्ड और बताती हूं, इंसाइट, एक वर्ड और है प्रोवोक। इन दोनों वर्ड्स का मतलब है और ज्यादा भड़काना। एक इडियम आता है एग्जाम में, ऐड फ्यूल टू फ्लेम या फायर, भड़की हुई चीज को और भड़काना। और एक्सेलेट का भी वही मतलब होता है। हम कहते, कई बार आपने पढ़ा होगा ना, टेंशंस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एस्केलेट हो गई हैं, दैट इज एनहांस हो गई हैं, बढ़ गई हैं, ठीक है? तो भाई एक बात बताइए, पीस लाकर मतलब या ट्रीटी लाकर क्या करा जाएगा? इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाएगा ना, सप्रेस किया जाएगा। तो द राइट आंसर इज ब्रावो। ही इज सो डैश दैट ही बिलीव्स एवरीथिंग ही रीड्स ऑन द इंटरनेट। ये बहुत ही अर्ली एज में मैंने वर्ड सीखा था अपने घर पे कि आपको बिल्कुल गलिबल नहीं होना है लाइफ में। गलिबल का मतलब क्या होता है? जो बच्चे बहुत ही नाइव होते हैं, बहुत ही सीधे होते हैं, बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसी की बात का क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं, ऐसे में तो नुकसान होगा आपका, ठीक है? कुछ भी यकीन नहीं करना है। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल। तभी तो इंडिया को क्या कहा जाता है? इनक्रेडिबल इंडिया, अनबिलीवेबल इंडिया, क्योंकि इतना खूबसूरत है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। सो डाइवर्सिटी, और एक आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, आपने कोड पढ़ा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है? तो बहुत डाइवर्स इंडिया इसलिए क्या है? अनबिलीवेबल है, ठीक है? उसकी खूबसूरती। सिनिकल कौन होते हैं? अच्छा, सिनिक पता है कौन होते हैं स्टूडेंट्स? जो मिसएंथ्रोप होते हैं। मैं समझाती हूँ क्यों। कि जितने भी लोग सनकी होते हैं, सिनिकल होते हैं, इनको लगता है कि जो बाकी ह्यूमन रेस है ना, वो बहुत ही मतलबी है, बहुत ही सेल्फिश है, सिर्फ अपने पर्पस के लिए जन्म लिया है। तो ऐसे लोग क्या करने लगते हैं ना, सिनिकल लोग आम लोगों से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है ये जो व्यक्ति है ये अपने लिए जी रहा है, सेल्फिश है, उनको सिनिकल बोलते हैं। और स्केप्टिकल लोग कौन होते हैं? द पीपल हु ऑलवेज डाउट, हमेशा शक करते हैं, ठीक है? हमेशा सस्पेक्ट करते हैं। तो भाई द राइट आंसर इज गलिबल। द सडन डैश इन शेयर प्राइसेस कॉज्ड अ पैनिक अमॉन्ग स्मॉल इन्वेस्टर्स। सी, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ऐसे में दो ही कंडीशन होंगी ना, अगर शेयर मार्केट के प्राइस आगे ऊपर चले गए, एकदम तेजी से ऊंचाई की ओर गए, तो भाई बड़ा खुश हो जाएंगे। और तेजी से कोई चीज बढ़ती है ना, सडन इंक्रीज होता है, उसे सर्ज बोलते हैं। सडन इंक्रीज या सडन augmentation of numbers or facts or data or anything is surge। लेकिन भाई अगर वो ही शेयर प्राइसेस एकदम तेजी से नीचे की हो रहा है, which is the right answer, plummet। sudden decrease of something is known as plummet। in fact अगर कोई एयरप्लेन नीचे तेजी की ओर आ रहा होता है, उसको भी प्लमिट बोलते हैं, ठीक है? एस्केलेशन तो होगा नहीं, इंक्रीज होता तो भाई दुखी क्यों होते, पैनिक क्यों हो जाते, परेशान क्यों हो जाते। वोलेटिलिटी क्या होता है? वॉलेटाइल होने का मतलब होता है चेंजिंग। अगर प्राइस चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो उसका तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है। समथिंग विच इज अनस्टेबल, समथिंग विच इज, और अनस्टेबिलिटी इज वोलेटिलिटी, ठीक है? वॉलेटाइल आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो the right answer is the plummet। The instructions were to dash for the recruits to follow without further clarification। अब भाई जो इंस्ट्रक्शंस थे ना,
वो अगर बहुत ज्यादा क्लियर होते तो वो फर्दर क्लैरिफिकेशन क्यों सीख करते? इनफैक्ट इंस्ट्रक्शंस इतने ज्यादा क्या थे, अनक्लियर थे, कि जो रिक्रूट्स हैं उनको ना क्लैरिफिकेशन मिला आगे ना कुछ, उनको उन्हें फॉलो ही करना पड़ा। सी एक्सप्लिसिट होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, समथिंग विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए, आप देख सकते हैं। लूसिड बहुत अच्छा वर्ड है, समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लियर, समथिंग विच इज वेरी वेरी कोहेरेंट, लॉजिकल, जो चीजें बहुत इजीली आपको समझ आती हैं। अगेन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कहते हैं ना कई बार लूसिड एटमोस्फियर है आज का, बहुत ही खुला, बहुत ही अच्छा मौसम है, साफ मौसम है। बट द राइट आंसर इज एम्बिगुअस। मैंने क्लास में कई बार वर्ड कराया है स्टूडेंट्स को, समथिंग विच इज अनक्लियर, समथिंग विच इज वेग, समथिंग विच इज हेजी, समथिंग विच इज ब्लरी, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स है स्टूडेंट्स, प्लीज केटर सम न्यू वर्ड्स, तभी एग्जाम की अच्छी प्रेपरेशन होगी। सक्सेस इज नॉट डैश, इट रिक्वायर्स persistent effort and dedication। अगर आपको लगता है ना सक्सेस बाय चांस मिलती है या लक के थ्रू मिलती है, तो आप शायद सक्सेस को एक्सीडेंटल कह रहे हैं, जो इसका राइट आंसर है। बट ऑथर क्या कह रहा है, या फिर जिसका भी ये लाइंस है, जिसके भी एक, अगर इसको मैं कोट की तरह कंसिडर करूं, तो कहना चाह रहा है कि सक्सेस भाई लक और बाय चांस या एक्सीडेंटल नहीं होती। आप हार्डवर्क करोगे, आप अपने एफर्ट्स में परसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, लगातार उसको अचीव करते रहोगे, डेडिकेशन दिखाओगे, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ नए वर्ड्स हैं इसी में जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले इन तीनों को कट कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है। इनएविटेबल होता है अनस्टॉपेबल, जिसको आप रोक नहीं सकते। आपने एक बहुत अच्छी टर्म सुनी होगी, इनविंसिबल, ठीक है। चलिए, इल्यूसिव मैंने आपको पहले ही बता दिया है, समथिंग विच इज वेरी डाउटफुल, dubious, not clear and transient। what a good word students। मैं फिर से दो नए अच्छे वर्ड्स लिखाती हूँ इसके लिए, fleeting, ephemeral, ठीक है। अब एक इजी वर्ड जिससे आपको ये समझ आए, ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो ग्लोरी है ना, कौन सी ग्लोरी, ये जो मटीरियलिस्टिक चीज है, आपके साथ भी होता होगा ना स्टूडेंट, आप किसी चीज के लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लाइक किसी मोबाइल फोन के लिए, किसी बाइक के लिए, या किसी भी नई प्रेजेंट के लिए, बट जब वो एक बार आपको मिल जाता है तो एक दो दिनों बाद उसकी जो वो एक्साइटमेंट होती है धीरे धीरे वैनिश हो जाती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है, क्योंकि ये सब होती है मटीरियलिस्टिक चीजें। और मटीरियलिस्टिक चीजों की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ही ट्रांजिएंट होती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बड़ी जल्दी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, एक्सीडेंटल। बट मैंने बाकी के भी आपको मीनिंग बता दिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं बिकॉज ऑप्शंस में भी, ठीक है। द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द एम्प्लॉय फॉर हिज रिपीटेड टार्डीनेस। सबसे पहले इसी वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। मैं जब भी कोई चीज गो थ्रू करती हूँ, या वोकैब अच्छा तरह करने का क्या तरीका है, बिकॉज माई स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी दिस, मैम हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी। वोकैब इंप्रूव करने के लिए आपको जितने भी नए वर्ड्स मिलते हैं ना, सबसे पहले तो आपको उन्हें लर्न करना है। फर्स्ट स्टेप इज एल, सेकेंड स्टेप इज आर एंड द थर्ड वर्ड इज यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द न्यू वर्ड्स, जैसे मैं आपको अभी लर्न करवा रही हूँ। देन स्टेप नंबर 2 इज रिवाइज देम, इनका प्रॉपर रिविजन करिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपने पढ़ा और आपने रिवाइज नहीं करा तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। और तीसरा है यूसेज, मतलब फिर रिवाइज करने के बाद इनको यूज करना, अपनी आम भाषा में इनको क्या करिए, बेसिकली इम्बाइब करिए, इंक्लूड करिए, तब जाके आपको ये वर्ड्स याद होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं टार्डीनेस की। टार्डीनेस का मतलब होता है लेट कमिंग, हमेशा अक्सर जो लोग लेट होते हैं, ठीक है, किसी भी जगह बहुत ही देरी से पहुंचते हैं। तो भाई मैनेजर तो बहुत ही फेड अप हो चुका है ना, और उसने अपने एम्प्लॉय को क्या करा, उसने सोचा कि ये जो एम्प्लॉय है ना, इसके रिपीटेड लेट आने को मैं क्या करूंगा। अब एक बात बताइए, प्रमोट करेंगे क्या वो उसकी तारीफ करेंगे, अपलॉड करेंगे, ठीक है। एक टर्म होती है लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स होता है टू प्रेज, ठीक है। रिवॉर्ड देंगे उसको नहीं भाई, उसको एडमॉनिश करेंगे, उसको वॉर्न करेंगे, उसको स्कोल्ड करेंगे, रेप्रिमांड, या एक और बहुत अच्छी टर्म है रिब्यूक करेंगे, डांटेंगे, ठीक है। ये चारों
20 देखते हैं, द डैश ऑफ द वायरस हैज लेड टू अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई वीक सा वायरस होता तो हेल्थ इमरजेंसी क्यों आती, राइट? वो भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, भाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस कर दी, ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, हेल्थ केयर का ध्यान रखती है विश्व में, पूरा वर्ल्ड वाइड। उसने अब क्या बोल दिया है वायरस को, भाई ये तो बहुत ही ऐसा वायरस है जो कि हेल्थ इमरजेंसी कॉज कर रहा है, ठीक है, तो भाई ये तो इसका क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया ना, इसका आउटब्रेक हो गया, विच इज द राइट आंसर, ठीक है। अब कंटेनमेंट समझते हैं। कंटेनमेंट तो बाद में करा जाता है ना उस वायरस का जो फैल जाता है। कंटेनमेंट एज द नेम सुजेस्ट, कंटेन से बना हुआ है। जब आप किसी को क्या करते हैं, कंस्ट्रेन करते हैं या रिस्ट्रेन करते हैं, रोक देते हैं, उसको कंटेनमेंट बोलते हैं, ठीक है। इरेडिकेशन, किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी चीज को टू गेट रिड ऑफ समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से पीछा छुड़ाना, इज नोन एज इरेडिकेशन। अगर इरेडिकेशन हो जाता वायरस का, जड़ से निकाल देते, तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी आती क्यों? मैंने बोला ना स्टूडेंट्स, एसेंस समझना है आपको। और सप्रेशन नहीं, सप्रेशन, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन तो काफी सिमिलर वर्ड है, इसीलिए आंसर नहीं है। आंसर तो है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। Okay, the next is 21. The judge's dash ruling was praised by legal experts. See, judge की जो उन्होंने जो basically verdict announce किया या जो उनका डिसीजन था उसकी तारीफ हुई। तो आप ही बताइए, वो डिसीजन की तारीफ हुई क्योंकि उसमें फेयरनेस थी, मतलब वो बिल्कुल ही अनबायस्ड अनाउंस किया उन्होंने वर्डिक्ट, ठीक है, किसी की तरफ उनका झुकाव नहीं था। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विच इज रॉन्ग, आंसर यहाँ पे तो आंसर ये नहीं है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम, जो लोग रैंडम डिसीजंस, इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, हैप्पीजार्ड डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या होता है? बेस्ड ऑन पर्सनल इमोशंस, या जो आपको सही लगता है उनको बोलते हैं सब्जेक्टिव डिसीजन। नहीं भाई, कैसे डिसीजन लिए जज ने? इम्पार्शियल, जज का झुकाव किसी भी तरफ नहीं था। और जुडिशरी के जो जजेस होते हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार से उनका क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, वो बिल्कुल अनबायस्ड होने चाहिए, नहीं इम्पार्शियल होने चाहिए, ठीक है, नॉट सिलेक्टिंग एनी साइड। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड इन डैश स्क्रिप्ट दैट नो वन हैड सीन बिफोर। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर किसी स्क्रिप्ट को आप पहली बार देख रहे हैं, चलिए हम कॉमन इंसान या लेमैन की बात छोड़ते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी पहली बार देख रहे हैं, सिंपल सी बात है वो उसको समझ तो पाएंगे नहीं, उसको डेसिफर नहीं कर पाएंगे, राइट? अब समझते हैं, द राइट आंसर इज इनडेसिफरेबल, बिकॉज इनडेसिफरेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, समथिंग दैट कांट बी अंडरस्टूड, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल और कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल जो समझ आए। एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट, कुछ लोग देखना अपनी लैंग्वेज के साथ बहुत ज्यादा फ्लुएंट होते हैं, बिल्कुल भी फंबल नहीं करते हैं, ऑन पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। और आर्टिकुलेट, मैंने ऊपर ही कहा था, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, जो आपको बहुत आसानी से समझ आए, राइट? सो द आंसर इज इनडेसिफरेबल। हालांकि डेसिफर का मतलब क्या होता है या डेसिफरेबल का मतलब, डेसिफर वर्ब है और डेसिफरेबल एडजेक्टिव है, तो डेसिफरेबल का मतलब है समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल, ओके, जिसको समझा जा सके। द ओल्ड बिल्डिंग वाज, अब आप ही बताइए ना, बिल्डिंग पुरानी है, एक मिनट, ठीक है, द बिल्डिंग इज क्वाइट ओल्ड, और उसको क्या करा जाएगा, ठीक है, उसको वी हैव टू डैश इट टू मेक अ वे फॉर अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल। अभी देखिए, बिल्डिंग इतनी पुरानी है कि पहले उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ बाकी क्यों सही नहीं है, ठीक है। देखिए, पुरानी बिल्डिंग को अगर आपको लगता है कि आप रेनोवेट कर दें और एक मॉल क्रिएट करें, मैंने बोला ना आपको लॉजिक यूज करना है, एक मॉडर्न शॉपिंग मॉल बनाना है, एक ह्यूज लैंड चाहिए, उस पर एकदम से नई आपको बिल्डिंग क्रिएट करनी होगी, तब जाके आप एक क्या करेंगे, एक मॉडर्न शॉपिंग मॉल को एक्सेस कर सकते हैं। डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है, किसी चीज को पहले तो पूरी तरीके से
खत्म कर देना, उसको पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देना, फिर उस पर कुछ नया क्रिएट करा जाएगा, रेनोवेट नहीं करा जाएगा। क्या उसको हल्का सा क्लीन करेंगे, रिफर्बिश का मतलब पता है ना, हल्का सा अपग्रेड करेंगे तो वो क्या एक शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। रिस्टोर भी नहीं। ये तीनों वर्ड काफी सिमिलर भी है, ये तो आंसर वैसे भी नहीं होते। पुरानी बिल्डिंग को क्या किया गया? डिमोलिश किया गया और फिर एक मॉडर्न शॉपिंग मॉल क्रिएट किया गया, या फिर आगे आने वाले टाइम में टू मेक अ वे फॉर अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल, ठीक है, उस बिल्डिंग को पूरा डिमोलिश किया गया। ही वॉज डैश ऑफ द क्राइम ओनली आफ्टर अ डीएनए टेस्ट प्रूव्ड हिज इनोसेंस। भाई डीएनए टेस्ट करा और वो इनोसेंट प्रूव हुआ, तो जो क्राइम चार्जेस उस पर लगे थे उससे उसको क्या कर दिया जाएगा? बाइज्जत बरी। और बाइज्जत बरी करने के लिए मैं आपको कुछ अच्छे शब्द बताती हूँ, मैंने क्लास में कई बार बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सी है स्टूडेंट्स, एक्विट कर देना किसी को, ठीक है, एक्विट कर देना, एक्सोनरेट कर देना, पार्डन कर देना, दैट इज बाइज्जत बरी, माफी दे देना। कन्विक्ट का मतलब होता है किसी पे चार्ज लगाना, टू इंडिक्ट, टू चार्ज, ठीक है। तो भाई ये तीनों ही सिनोनिम है, ठीक है, जो सही आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अब इन तीनों का देखो, इनकार्सनेटेड, इनकार्सरेटेड का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, ठीक है, या किसी को प्रिजन में डाल देना, इनसाइड जेल, या किसी भी कमरे में, किसी भी प्रिजन में कैद करना, ठीक है। और इंडिक्ट का मतलब भी दोष लगाना, टू अक्यूज, टू चार्ज, ठीक है। द सोल्जर्स शो डैश करेज इन द फेस ऑफ सर्टेन डेथ। अरे भाई जो सोल्जर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, आप में से बहुत लोगों का ड्रीम है, राइट? तो भाई वो कैसे होंगे? उनका जो करेज होता है ना वो इनडोमिटेबल होता है। इनडोमिटेबल का मतलब है जिसपे आप फतेह नहीं हासिल कर सकते, जो इतना ज्यादा इनविंसिबल करेज है, ठीक है, ऐसा करेज है जिसको आप रोक ही नहीं सकते, अनस्टॉपेबल, जिसको आप डिफीट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर इज इनडोमिटेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है जिस चीज से आप बहुत ज्यादा घृणा या जिस चीज से आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, समथिंग दैट डिजर्व्स हेट्रेड। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूं, रेसिज्म इज डेस्पिकेबल। रेसिज्म क्या है? बहुत ही घृणात्मक है ना, वी हेट इट, गलत है। कावर्डली तो बिल्कुल ही नहीं होगा भाई। कावर्डली का तो मतलब होता है, कावर्ड को क्या बोलते हैं? टिमरस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। कायर होता है, मीडियोकर भी। क्या सोल्जर्स का जो करेज है वो मीडियोकर होगा? क्या वो ट्रिवियल होगा? बिल्कुल भी नहीं। वर्ड तो आपने सुना है ना, तो द राइट आंसर इज इनडोमिटेबल। द प्रिंसिपल डैश दी स्टूडेंट्स फॉर देयर एग्जाम्पलरी, सी व्हाट अ गुड वर्ड, एग्जाम्पलरी होता है एग्जाम्पल देने लायक, फुल ऑफ यू नो प्रेज, प्रेज वर्दी, तारीफ भरा, प्रेज वर्दी, वर्ड प्रेजिंग, ओके, बिहेवियर ड्यूरिंग द ट्रिप। अरे अब अगर स्टूडेंट्स ने, मैंने आपको अभी ऊपर वर्ड बताया था, इफ यू रिमेंबर, प्रिंसिपल ने तारीफ की, लॉर्ड किया, किसको? वर्ब है। द प्रिंसिपल लॉर्डेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर, बहुत ही कमाल का, उन्होंने ट्रिप पे बहुत ही तमीज में अपना बिहेवियर शो करा, बहुत मतलब कहते हैं ना एक डिसिप्लिन बिहेवियर शो करा स्टूडेंट्स ने। कैस्टिगेट अच्छा वर्ड है। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? कैस्टिगेट का मतलब होता है टू एडमोनिश, किसी को बुरी तरीके से डांटना और उसको फिर पनिश करना उसके बिहेवियर के लिए, ठीक है, वो भी पब्लिकली। इसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, जो कि कैस्टिगेट का सिनोनिम है। इसका मतलब भी है किसी को डांटना। तो तीनों सिनोनिम है ना, कैस्टिगेट, रिब्यूक और सेंश्योर, ठीक है। द राइट आंसर इज lauded. The project was dashed due to a total lack of funding from the government. सी सिंपल बात है, फंडिंग क्या है? फंडिंग की कमी हो गई है, सरकार से पूरी फंडिंग नहीं मिल पाई है। तो क्या प्रोजेक्ट इनिशिएट हो पाएगा, लॉन्च हो पाएगा, एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं। स्क्रैप्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप? कॉश। क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया, फेल हो गया, ठीक है, अच्छा वर्ड है, पूरी तरीके से फेल हो गया, उसको क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा, उसका खंडन करना पड़ा। 28 देखते हैं। द आर्टिस्ट्स वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स अटेंशन टू डिटेल। आर्टिस्ट का जो काम है, ठीक है, वो कैसा होता है, उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? जो आप ही बताइए ना, जो एक आर्टिस्ट होगा वो छोटी छोटी डिटेल्स पे कितना ज्यादा ध्यान देगा।
कितना ज्यादा केयरफुल होगा। एक इडियम है आर्गस आइड, मीन्स बीइंग वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा डिटेल से। क्लास में कई बार मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आई हैव कवर्ड इन द क्लास आल्सो, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, नेग्लिजेंट तो होगा नहीं, केयरलेस तो होगा नहीं। कर्सरी क्या होता है? कर्सरी ग्लांस मीन ऐसे ही ऊपरी ऊपरी, ठीक है, बहुत ही क्विक नजर। भाई कोई आर्टिस्ट बहुत ध्यान से देखता है और उसका जो पीस है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, तभी तो अपना आर्ट वर्क तैयार करते हैं। तो कर्सरी आंसर नहीं है, नेग्लिजेंट आंसर नहीं है। सुपरफिशियल, सरफेस, सरफेशियल नहीं भाई, मैं तो डिटेल्स की, मैं तो डेप्थ की बात कर रही हूँ। और सुपरफिशियल तो बाहरी बाहरी, आर्टिफिशियल या सरफेशियल बिल्कुल भी नहीं। द राइट आंसर इज मेटिकुलस। ओके, द मेडिसिन प्रोवाइडेड ओनली dash relief from the chronic. See, chronic is what? Long lasting. In fact, chronic is the opposite of fleeting, transient और ephemeral. उन तीनों वर्ड्स का मैंने क्या मतलब बताया था स्टूडेंट आपको? शॉर्ट लिव। ठीक है, सो मेडिसिन क्या प्रूव हुई? जो मेडिसिन है उससे परमानेंट रिलीफ तो मिला ही नहीं, क्योंकि ओनली लगा हुआ है ना। एंड्योरिंग भी वही होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, परपेचुअल इज वेरी गुड वर्ड स्टूडेंट्स, नेवर एंडिंग। जैसे आपके एफर्ट्स आपके एग्जाम के लिए कैसे होने चाहिए? एफिमेरल होने चाहिए? नहीं, परपेचुअल होने चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, जो कभी खत्म ना हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, सो द राइट आंसर इज शॉर्ट लिव्ड। यार ये जो मेडिसिन थी ना, उसका जो रिलीफ था, उसका जो आराम था, बहुत ही थोड़ी देर के लिए मिला। ठीक है, क्योंकि पेन तो क्रोनिक है, मेडिसिन ज्यादा वर्दी प्रूव नहीं हो पाई। The two countries have finally reached a dash agreement on trade. चलिए, फाइनली कितना, देखिए ये जो ओनली, फाइनली, डिस्पाइट, मैंने बोला स्टूडेंट सीधे आंसर की तरफ रश मत करिएगा, पहले दिए हुए वर्ड्स का एसेंस समझिएगा, क्योंकि उन्हीं एसेंस में छुपा है आपका आंसर। ठीक है, तो फाइनली, अब फाइनली जो दो कंट्रीज के बीच है ट्रेड का अग्रीमेंट, वो क्या हो गया? डिसाइड हो गया। ठीक है, डेफिनेटिव इज व्हाट? डिसाइसिव आप कह सकते हो। ठीक है, या वो फाइनली क्या हो गया? एक कल्मिनेशन पे आ गया, एक एंड पे आ गया। ठीक है, एक डिसीजन बन गया। वॉलेटाइल तो क्या होता है? अनस्टेबल। भाई अग्रीमेंट कैसे वॉलेटाइल हो सकता है? अग्रीमेंट वॉलेटाइल होगा तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ट्रेड, राइट? प्रिकैरियस एक अच्छा वर्ड है। सी, प्रिकैरियस पोजीशन क्या होती है? एनीथिंग विच इज डेंजरस। कई बार आप बोलते हैं ना, यार अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता, अभी मैं पार्टी करने नहीं आ सकता, ट्रिप पे नहीं आ सकता, मैं अपने करियर की बहुत ही प्रिकैरियस पोजीशन पे हूं, मेरा करियर या तो बन जाएगा या फिर बिगड़ जाएगा। प्रिकैरियस मतलब डेंजरस, जो आप कहते हो ना स्टेक पे हो आप, एज पे हो आप सिचुएशन के। टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव होता है टेम्पररी। अरे भाई एक बात बताइए, टेम्पररी अग्रीमेंट होगा ट्रेड पे क्या? फाइनली रीच्ड टेंटेटिव नहीं, फाइनली रीच्ड डेफिनेटिव। ठीक है, डिसाइसिव या फिर एंड पे आ गया है। अब एक परमानेंट क्या हो गया है? डिसीजन उनका बीच हो गया। चलिए, लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, 31 आई हैव kept 40 questions, and in 40 questions there are 4 options, so total 160 words. okay, जिनमें से कुछ शायद आपको आते होंगे, but most of the words are very new and they are very good for the exams. The young engineer was dash for his innovative. अब भाई डिजाइन इनोवेटिव है, बहुत ही ज्यादा इनोवेशन से भरी हुई है, बहुत ही न्यू आइडियाज है उसमें। और वो क्या करेगी, जो उसकी डिजाइन है वो फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करेगी। अरे भाई अगर कोई ऐसा एक ऐसा प्रोटोटाइप किसी इंजीनियर ने बनाया हो जो इतना इफेक्टिव है कि वो फ्यूल प्राइस को या फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगी, तो भाई ऐसे इंजीनियर की तो तारीफ ही होगी ना, बिकॉज उसका आइडिया फुल ऑफ इनोवेशन है। तो क्या होगा? उसको पब्लिकली उसकी तारीफ होगी, पब्लिकली उसको डांटेंगे नहीं, वार्निंग नहीं देंगे, स्कोल्ड नहीं करेंगे। तीनों वर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है स्टूडेंट्स। डेस्पाइट, फिर से देखिए क्या आ गया है? कॉन्ट्रास्ट आ गया है, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड ढूंढेगा आप। Despite the dash terrain, the battalion managed to reach the summit. See, soldiers or the defense forces of India, ठीक है, कैसे भी टेरेन पे चले जाएं भाई, अपना जो मिशन है या जो जिस समिट पे उन्हें पहुंचना है पहुंच के ही रहते हैं। ठीक है, डॉन क्या होती है? ये जो दिन का और रात के बीच का समय होता है ना, वो जो शाम होती है उसको डॉन, सॉरी
डॉन तो होती है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। मैंने आपको डस्क की डेफिनेशन बता दी। डस्क क्या होती है? ये जो आपकी दिन का टाइम होता है ना, और जो आपकी रात का बीच का टाइम होता है, जैसे इवनिंग होती है, उसको डस्क बोलते हैं। डॉन इज अर्ली मॉर्निंग, जब आपका सनराइज भी नहीं हुआ है, हल्का हल्का प्यारा प्यारा अंधेरा है और धीरे धीरे सूरज की किरणें आ रही हैं, दैट इज डॉन। तो भाई रास्ता कैसा था? ट्रेचरस था। ट्रेचरस इज व्हाट? very full of turns, very you can say uneven, ठीक है, uneven थी टेरेन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनुअस टफ रास्ता था। हालांकि एक और वर्ड है ट्रेचरस का, या ट्रेचरी का मतलब धोखाधड़ी भी होता है, ठीक है। एक धोखा देने वाले इंसान को या एक धोखेबाज इंसान को ट्रेचरस कहा जाता है, ठीक है। तो दो मीनिंग है ट्रेचरस के, ठीक है। एक तो वो someone who is not trustworthy या someone who is not dependable, ठीक है, someone who cheats। लेकिन treacherous का in terms of terrain क्या मीनिंग निकल के आता है स्टूडेंट? the way which is very uneven, the way which is very or the recourse which is very tough, which is very hard, okay। फ्लैट होता, स्मूथ होता या इनवाइटिंग होता तो क्यों दिक्कत होती? तो डेस्पाइट हम लगाते हैं क्यों? कॉन्ट्रास्ट चाहिए था ना। तो टेरेन बड़ा ही अनइवन था, बहुत ही मुश्किल था, कठिन था, फिर भी जो बटालियन थी समिट तक पहुंच गई, सुबह तक। द स्पीकर्स वॉइस वाज सो डैश दैट इवन दोज इन द बैक रो स्ट्रगल टू हियर। भाई अब आवाज आप ही बताइए, तेज होगी या धीमी होगी? भाई बहुत ही कमजोर आवाज थी, इसीलिए पीछे बैठे ऑडियंस को बहुत स्ट्रगल हो रहा था उन्हें सुनने में। ये मैंने आपको बताया था, विच इज द राइट आंसर। समथिंग विच इज वीक, समथिंग विच इज फ्रेल और फीबल वॉइस मतलब बहुत ही कांपती हुई धीमी आवाज। स्ट्राइडेंट अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। बहुत ही हार्श और लाउड वॉइस को बोलते हैं ये, ठीक है। सोनोरस समथिंग विच इज वेरी, जो कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगे, ठीक है। डलसेट, मेलोडियस, इन दोनों का मतलब है बहुत ही सुरीला, ठीक है। और बॉइस्चरस, फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ का मतलब एनर्जेटिक। अगर ऐसी आवाज होती तो स्ट्रगल करते ही क्यों? तब तो बहुत अच्छे से सुनाई देता। तो ये तीनों गलत हो गए, ये तीनों सही जवाब। चार्ली मतलब एक सही जवाब, ठीक है, दैट इज फीबल। इट इज ऑफन सेड दैट पावर हैज एन डैश टेंडेंसी टू करप्ट दोज हु होल्ड इट। कहते हैं कि बड़ी ही इनबॉर्न सी क्वालिटी है इस पावर की कि जिसके भी हाथ आती है, ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, इस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और करप्ट बन जाते हैं। तो क्या लगता है, मैंने बताया था ना इनहेरेंट, एक नया वर्ड मिल गया है। ऊपर एक वर्ड करा था इनेट, और इन दोनों शब्दों का मतलब है इनबॉर्न, जो क्वालिटी आपके अंदर। तो भाई पावर के अंदर ये एक इनबॉर्न क्वालिटी है कि ये जिसके हाथ भी लगती है वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। एक्सटर्नल यू वेरी वेल नो, बाहरी, ठीक है। एफिमेरल मैंने आपको बताया है स्टूडेंट, शॉर्ट लिव्ड। एक्सीडेंटल जो बाय लक या अचानक से बाय चांस हो जाए, ओके। चलिए, सो द राइट आंसर इज इनहेरेंट, विच इज ऑलरेडी इनसाइड यू। The treaty remained dash for several years before both nations finally agreed to sign it. अभी फाइनली अग्री करा है, मतलब बहुत समय से ये लटकी हुई थी, पोस्टपोन हुई जा रही थी। द राइट आंसर इन अबेंस, एक ईडियम है होल्ड इन अबेंस। इसका मतलब होता है कोई चीज को क्या करना, रोक के रखना। टू इग्नोर समथिंग, टू अवॉइड समथिंग। तो अभी तक जो ट्रीटी थी बहुत समय से इग्नोर हुई जा रही थी, अवॉइड हुई जा रही थी, ठीक है, लटकी हुई थी बीच में। लेकिन अब फाइनली क्या हो गया है, साइन करने को दोनों नेशंस या जितने भी नेशंस इस ट्रीटी में तैयार हो गए। इन एक्शन तो हो ही नहीं सकती, जल्दबाजी में, हेस्ट नहीं, फोर्स में भी नहीं हो सकती ना, एग्जीक्यूशन में नहीं हो सकती। 36 देखते हैं। The scientist dash research paved the way. Paved the ways to create the way for a breakthrough. Breakthrough is a major milestone or a major achievement in cancer treatment. भाई साइंटिस्ट की पायनियरिंग, पायनियर करने का मतलब क्या होता है, फोर रनर। मैम फोर रनर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो उन्होंने खुद ही सिंगल हैंडेडली आगे आके, उनकी जो खुद की पहल है। कोई व्यक्ति जब अपनी खुद की पहल करता है, जैसे गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के पायनियर कहे जाते हैं, राइट, जिन्होंने उस मूवमेंट को स्टार्ट करा।
So when you start something on your own, that is pioneering, okay? और साइंटिस्ट का वो पायनियरिंग रिसर्च ही तो थी, उससे पहले ऐसी कोई रिसर्च ही नहीं हुई, और तभी कैंसर ट्रीटमेंट में कोई मेजर अचीवमेंट मिली नहीं. रिडंडेंट इज समथिंग extra, something which is not useful, something which is not required. Superficial is surfacial, artificial. Trivial is something which is not at all important. कहते हैं ना petty issues में मत पढ़ो. Something which is very petty मतलब बेकार की, फालतू. ठीक है, फालतू थोड़ी है भाई. रिसर्च उनकी कमाल की रिसर्च थी. 37. The judge warned the witness not to dash the facts. भाई जज ने वॉर्न कर दिया, एडमोनिश करा, रेप्रिमांड करा, रिब्यूक करा, क्या कि भाई ये जो आपके फैक्ट्स है ना, इनको ज्यादा घुमाओ फिराओ मत. ठीक है, घुमाओ फिराओ मत, इसमें ज्यादा चीजें ऐड मत करो, इसको एग्जैजरेट मत करो. सी एम्बेलिश का सबसे पहले मतलब समझते हैं, विच इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एक बैंकेट हॉल को एम्बेलिश करा जा रहा है क्योंकि शादी होने वाली है, तो उसको बाहरी जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है उसको और ज्यादा क्या करा जा रहा है, इनहांस करा जा रहा है. ठीक है, लेकिन शादी के हॉल को अगर आप एम्बेलिश करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं. आप लाइट्स लगा रहे हैं, आप फ्लावर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप कर्टन्स जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन भाई अगर सिंपल जो आपसे गवाही पूछी गई है, जो आपने देखा या जो भी आपसे पूछा जा रहा है, जज कह रहा है उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मत करिए. उसको क्या मत करिए, उसको फालतू में एग्जैजरेट मत करिए. एग्जैजरेशन की तो जरूरत ही नहीं है. ठीक है, उसको ज्यादा सजाइए मत, जो बात है सीधी बोलिए. वेरीफाई नहीं होगा. कोरोबोरेट मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना. ठीक है, और क्लैरिफाई, ये भी आंसर नहीं है. क्लैरिफाई करने को क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, क्लैरिफाई करने को तो बोलेंगे ना, तो नॉट टू क्लैरिफाई कैसे हो सकता है, वो भी कट हो गया. चलिए, द रेफ्यूजी, शरणार्थी बोलते हैं इनको, were living in dash conditions lacking even the basic necessities of life. Hint खुद ही दिया हुआ है. Affluent क्या होता है? The people who are very rich, which is not the right answer. Luxurious होता है इसका मतलब, तो luxurious condition में थोड़ी होंगे. ये देखो, ये वही लिख दिया मैंने, ये भी कट हो गया. ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिच, बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग. दिस इज समथिंग क्वाइट फनी. जो वर्ड लिख रहे हैं वही नीचे आ गया. एनीवे, सो कंफर्टिंग नहीं होगा. ठीक है, डेप्लोरेबल समझते हैं, ये एक नेगेटिव वर्ड है. मतलब डेप्लोरेबल मतलब हॉस्टाइल कंडीशंस है. भाई कंडीशंस कैसी हैं? अनफेवरेबल है, दुखदाई कंडीशन है. इफ यू आर डेप्लोरिंग इट मींस यू आर सैड, यू आर डिसअपॉइंटेड. ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द क्लास, इनको कर लेते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. द सीईओ's डिसीजन टू शट डाउन The factory left hundreds of workers unemployed. एक बात बताइए भाई, अचानक से फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया और बहुत सारे एम्प्लॉइज ने अपनी जॉब खो दी. तो सिंपल सी बात है, ये तो कोई बुरा डिसीजन ही होगा क्या? ये कोई रैशनल डिसीजन होगा? कोई वाइज डिसीजन होगा? डेलिबरेट मतलब सोच समझ कर, टाइम लेकर कॉन्शियस डिसीजन होगा? बिल्कुल भी नहीं. ये तो एक आर्बिट्ररी, एक रैंडम, एक अनथॉटफुल डिसीजन है. इंपल्सिव, भाई जो मन में आया कर दिया. हैप्पीजार्ड डिसीजन है. ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग. ओनली वन इज राइट, विच इज ब्रावो. आर्बिट्ररी, बेस्ड ऑन योर ओन डिसीजंस. भाई आर्बिट्ररी, मैं अपने लिए तो आर्बिट्ररी डिसीजन शायद एक बार को ले भी सकती हूँ, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं, हजारों इंप्लॉइज हैं, तो उनके लिए कैसे बिना सोचे समझे अपने इमोशंस के थ्रू कोई डिसीजन ले सकता है? इसीलिए द राइट आंसर इज आर्बिट्ररी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द एथलीट्स परफॉर्मेंस वाज डैश. ही ब्रोक 3 records इन अ सिंगल डे. एक ही दिन में 3 records ब्रेक करे. ठीक है, तो भाई कुछ कमाल की ही तो परफॉर्मेंस होगी, मीडियोकर परफॉर्मेंस नहीं होगी. पेडेस्ट्रियन होते हैं जो रोड पे चलते हैं, या जो आपके इस पे चलते हैं ना, जो चलते हैं, समवन हु वॉक्स, फुटपाथ पे चलते हैं, पैदल चलने वाले. ठीक है, ऑन फुट पेडेस्ट्रियंस. लैकलस्टर मैं आपको बताई चुकी हूं, नॉट एक्टिव, डल या बोरिंग. द राइट आंसर इज फिनोमिनल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोमिनल? अमेजिंग, मैग्निफिसेंट, कमाल का, तारीफ लायक, ट्रिमेंडस. तो यही स्टूडेंट्स, यही जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, ये एग्जाम में कई बार आते हैं. ठीक है, मैंने इस क्लास में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स कवर कराने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ इस क्लास को देखकर
या फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर कर अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे वर्ड्स एक ही बार में याद हो जाएंगे, नहीं, अभी तक आपने एक ही स्टेज करी है, विच इज लर्न। अभी आपको इनको रिवाइज करना होगा घर पे एग्जाम से पहले शायद 2 बार, और फिर इनको यूज करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी तरह पॉलिश हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। विद दैट आई विश यू ऑल द लक, टेक केयर, जय हिंद।